Hey class 9, so how are you all? And once again, welcome back to an academy. This is me, your mentor for SST Kunal this side. So कैसे हैं आप सब? जल्दी से आ जाइए, फटाफट से आ जाइए जब बच्चों ऑन द सेशन आपके अपने बेहतरीन वाले प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है अनअकैडमी, दैट्स इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म गाइस। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आप हैं अपने चैनल सीबीएसई क्लास 9 पे और मैं हूं आपका होस्ट, आपका फ्रेंड, आपका दोस्त एंड गोस्ट इटसेल्फ, दैट इज कुणाल दिस साइड, राइट, फॉर एसएसटी, आपका एसएसटी गाइड। सो बच्चे आज देखो, आज का जो मेरा वीडियो है, इट्स अबाउट अ टॉपिक दैट्स कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। काफी बढ़िया, काफी मजेदार टॉपिक है। बहुत सारे बच्चों ने कई बार ये सेशन को मिस किया है। मैंने हालांकि बहुत ज्यादा रिवीजन कराया है चैप्टर का, मैंने स्पेशल क्लासेस पे भी चैप्टर लिया था, लेकिन कुछ बच्चे मिस कर गए वहां पे। तो कोई बात नहीं बेटा, आपके लिए मैं लेके आया हूँ एक जबरदस्त वाला वीडियो। यहाँ पे इस चैप्टर को मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ ही साथ में कुछ बेहतरीन बातें आपको बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा जिसके आंसर आप देंगे मेरे को कमेंट सेक्शंस के अंदर। यानी कि जिसका आंसर यहाँ पे नंबर 1 एकदम जबरदस्त होने वाला है, यानी कि जिसके ऑल द आंसर्स करेक्ट होंगे विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ गूगल। ठीक है, और जो क्लास को ध्यान से सुनेगा, जो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखेगा, उसके सारे आंसर्स करेक्ट होने वाले। तो जिसके सारे ही आंसर्स करेक्ट होने वाले उसको मैं फीचर करूंगा मेरे कमिंग सेशन में। ठीक है, चलो। सो आप बच्चे अपने स्कूल्स की पढ़ाई कर सकते हैं बहुत जबरदस्त और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, यानी अनअकैडमी प्लस के साथ। और CK01 ये मेरा छोटा सा सीक्रेट सा कोड है, अगर इसको आप यूज कर लोगे तो बेटा आपको आइकॉनिक और प्लस के ऊपर 10% आपको एडिशनल ऑफ मिल जाएगा। माय नेम इज कुणाल। जो बच्चे में नहीं जानते हैं मेरे को, मैं उनको बता देता हूँ बच्चे, मेरा नाम कुणाल, मैं पढ़ाता हूँ कमाल। ठीक है, तो आई एम ए सोशल साइंस एजुकेटर गाइस एंड डन माय मास्टर्स फ्रॉम कानपुर, क्वालिफाइड यूपीएससी प्रीलिम्स ट्वाइस, मोर देन 6 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बच्चे। ठीक है, चलिए तो आगे बात कर लेता हूँ बग्स बाउंड्री प्रोग्राम आप सबके लिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के अंदर कुछ भी गड़बड़ है, आप हमें बताइए और उसके साथ हम आपको रिवॉर्ड करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए वीडियो के, वहां पे एक फॉर्म दिया होगा बग्स बाउंड्री का, फिल करिए, हमें प्रॉब्लम बताइए, अगर आपकी बात में दम है हम आपको करेंगे रिवॉर्ड। ये जी। सो शुरुआत कर देते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए यहाँ पे जल्दी से आज का टॉपिक, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। तो भाई देखिए, हम यहाँ पे दो देशों के बारे में बात करेंगे। पहला तो आपका साउथ अफ्रीका और दूसरा अपना खुद का प्यारा और सुंदर वाला भारत देश है ना, दैट इज आवर इंडिया। सो विल टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड इन साउथ अफ्रीका एंड आल्सो विल टॉक अबाउट हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड इन इंडिया, राइट। चलिए, तो बेटा साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं तो साउथ अफ्रीका इज अ कंट्री इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, जहां पे पुराने टाइम पे दैट इज 1990 से पहले एक सिस्टम था दैट इज कॉल्ड एज अपार्थीड सिस्टम। ठीक है, चलिए। अब जो अपार्थीड होता था क्या था, मैं आपको बताता हूँ बहुत सिंपल सरल शब्दों में। बच्चों आपको पता है कि पहले का जो टाइम था 17-18 सेंचुरी का, वहां पे जो यूरोपियन पावर्स थे उन्होंने एशिया और अफ्रीका को कॉलोनाइज किया हुआ था, वहां पे अपनी पावर जमाई हुई थी। सो बहुत सारे यूरोपियंस जो ऐसे थे जो वहां पे वहीं के वहीं सेटल हो गए अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका में। और सिंस वो माइनॉरिटी में थे लेकिन वो पावरफुल थे, तो उन्होंने वहां के जो बेचारे डार्क कलर्ड लोग होते हैं, ब्लैक्स जिनको हम कहते हैं, ठीक है, इनका स्किन कलर डार्क होता है काफी, उनको हम ब्लैक्स का एक छोटा सा ग्रुप वर्ड दे देते हैं, ग्रुप नेम दे देते हैं। सो वो लोग करीब 3/4 थे वहां पे, 3/4 पॉपुलेशन ब्लैक पॉपुलेशन थी। उनके साथ साथ और भी थोड़े थोड़े स्किन कलर्स के, अलग अलग स्किन कलर्स के लोग रहते थे, जिनको हम कलर्ड पीपल कहते हैं। और वहां पे कुछ इंडियंस भी थे जो माइग्रेट करके वहां पे गए हुए थे एज लेबर्स एंड एज वर्कर्स, एंड वहीं पे सेटल हो गए थे। सो बच्चे ये जो जितने भी अलग अलग कलर के लोग थे, नॉन व्हाइट्स आप इनको ये भी कह सकते हैं, कि जो लोग गोरे नहीं थे बट काले थे, ब्राउन मुंडे थे, ऐसे ऐसे करके जो लोग थे, इनके साथ बड़ा गलत होता था। ठीक है, इनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था इनके फिजिकल फीचर्स और कलर के बेसिस पे। एंड ये जो सिस्टम है साउथ अफ्रीका के अंदर, इसको हम कहते थे अपार्थीड सिस्टम। ठीक है जी, चलिए। सो मूविंग ऑन फर्दर, इस कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं कि हाउ वाज इट अनफेयर। अब आपके सामने बात आएगी कि जो अपार्थीड सिस्टम है ये गलत कैसे है, अनफेयर कैसे। नंबर 1, जो नेटिव पीपल है साउथ अफ्रीका के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, वो लोग ब्लैक हैं कलर में, ठीक है, वो 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन में वही आते हैं। ओके, दे वर कॉल्ड ब्लैक्स। इनके अलावा एक और ग्रुप है जहां पे काफी सारे मिक्स्ड रेसेस यानी मिक्स्ड फिजिकल एट्रीब्यूट्स के लोग रहते हैं, अलग अलग स्किन कलर के लोग रहते हैं, जिनको हम लोग कलर्ड लोग कहते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इंडिया से माइग्रेट करके साउथ अफ्रीका चले गए, तो दे आर कॉल्ड इंडियंस। सो जो व्हाइट रूलर्स थे, जितने भी नॉन व्हाइट थे, जितने भी गोरे गोरे लोग नहीं थे, उन सबको बड़ी बुरी तरीके से ट्रीट करते थे, इंफीरियर मानते थे अपने से। ठीक है, और जो अपार्थीड सिस्टम था बेचारे ब्लैक्स के लिए बहुत ही बुरा था। उनको व्हाइट एरियाज में रहने का परमिशन नहीं था, दे कुड नॉट वर्क इन एनीवेयर वेयर व्हाइट्स यूज्ड टू वर्क। अगर व्हाइट एरिया में काम करना है तो उनको बहुत ही स्पेशल परमिशन चाहिए होगा, ओनली देन दे विल बी अलाउड टू वर्क इन द व्हाइट एरियाज। ठीक है, इनफैक्ट देयर वाज आल्सो पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि सेपरेशन करना। ठीक है, सो ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, टीचर वॉशरूम, सॉरी, स्कूल्स, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, स्विमिंग पूल्स यानी कि वॉशरूम्स, पब्लिक वॉशरूम्स तक
बच्चे ब्लैक्स के लिए अलग थे और व्हाइट के लिए अलग थे। अब बेचारे किसी ब्लैक को अगर बहुत जोर से वॉशरूम की याद आ रही हो और उसको मतलब कह सकते हो ना बेचारे की हालत खराब हो, तो वो तो पेट पकड़ के घूमता ही रहेगा अपना, है ना। अगर उसके सामने कोई ब्लैक वाला वॉशरूम है ही नहीं, तो अगर सब व्हाइट एरिया में है, उसके सामने सब व्हाइट्स वाले वॉशरूम है, ठीक है, बेचारा जा भी नहीं सकता, है ना, तो उसकी हालत तो बड़ी बुरी हो जाएगी भाई, बड़ी बुरी हो जाएगी। तो क्या कर सकते हैं ऐसे केस में, बहुत बुरा है ना। सो दिस इज नॉट राइट गाइस। तो ये जो सेपरेट सेपरेट एरियाज मार्क्स थे ना, ब्लैक के लिए और व्हाइट के लिए अलग अलग, इस प्रोसेस को हम सेग्रीगेशन कहते हैं, यानी सेपरेशन करना, ठीक है, अलग अलग डिवीजन कर देना। तो ये सब चीजें बड़ी बुरी थी, बेचारे बैग्स बहुत सफर करते थे वहां पे। ये इवन हमारी गांधी जी याद है आपको, गांधी जी हमारे अलग ही, बापू जी का स्वैग तो बिल्कुल ओपी है ना। चलो, तो हमारे बापू जी भी उस टाइम पे वहां पे लॉ प्रैक्टिस कर रहे थे, बैरिस्टर थे, लॉयर थे। सो उनको भी एक बार वहां के ट्रेन कंपार्टमेंट से, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से बाहर भगा दिया गया था। क्यों? बिकॉज उनका स्किन कलर जो था वो बिल्कुल सही नहीं था, है ना। तो भाई हमारे जो गांधी जी थे वो कहीं ना कहीं मतलब डार्क कॉम्प्लेक्शन थे, दैट वाज द रीजन ही फेस डिस्क्रिमिनेशन देयर। तो उन्होंने सोचा कि भाई मैं तो लड़ाई लड़ूंगा, तो गांधी जी ने भी वहां नॉन वायलेंट तरीके से स्ट्रगल को स्टार्ट किया था, काफी लड़ाई भी थोड़ी बहुत लड़ी थी वहां पे। सो गांधी जी स्टिल फेमस इन साउथ अफ्रीका, राइट। चलिए, सो जो हमारे ब्लैक्स थे बेचारे ये चर्च पे नहीं जा सकते थे जहां पे व्हाइट्स वर्शिप करने जाते हैं। इवन गॉड के घर में भी इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन था। ब्लैक्स वर नॉट अलाउड लीगली टू फॉर्म एसोसिएशंस और टू डू प्रोटेस्ट, मतलब अपने अधिकारों के लिए विरोध करने का भी इनको अधिकार नहीं था। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। हालांकि वो इलीगली अपने एसोसिएशन वगैरह बनाते थे, बट लीगल इनके पास कोई राइट्स नहीं थे टू फॉर्म देयर एसोसिएशन और डू एनी काइंड्स ऑफ प्रोटेस्ट। तो दैट वाज द वर्स्ट पार्ट। चलिए, अब इसी बेसिस पे आपके लिए क्वेश्चन आता है यहाँ पे, और इस क्वेश्चन नंबर 1 को आपको आंसर करना है सीधा इन द कमेंट सेक्शन। तो देखते हैं कौन सा बच्चा सारे क्वेश्चन एक साथ आंसर करता है, ठीक है। आप कहीं नोट डाउन भी कर सकते हैं, मैं पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा इस चैप्टर का ग्रुप्स के ऊपर, टेलीग्राम ग्रुप पे, सीबीएसई क्लास 9। तो सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका, रेफरेंडम, अपार्थीड, जस्टिफिकेशन या जक्सटापोजिशन, क्या लगता है आपको? हमने अभी भी पढ़ा बिल्कुल। 5 सेकंड है आपके पास, चलिए टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3 4 एंड 5। चलो, बहुत बढ़िया। तो बहुत सिंपल सी बात है, मैं आंसर्स आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि आंसर्स आपको करने हैं, ठीक है जी। तो जिसके सारे क्वेश्चन सही होने वाले हैं उसका नाम यहाँ पे फीचर करूंगा मैं। सो प्लीज डू मेक यूज ऑफ कमेंट सेक्शन, और कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन का आंसर जरूर से करके बताना। चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चे, जैसे भारत के अंदर जो फ्रीडम स्ट्रगल था, जो स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें आपको पता होगा कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो काफी एक्टिव पार्टी थी। तो ऐसी अफ्रीका के अंदर बच्चे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। सो इट सिंस 1950 ये एक सेंटर ऑर्गेनाइजेशन बन गया, एंड इट सपोर्टेड ऑल द स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस जो कि ब्लैक्स, कलर्ड या इंडियंस ने बनाई थी, और सब इनके लिए कॉमन ये ऑर्गेनाइजेशन बन गया जिसके थ्रू ये अपनी बातों को आगे रख सकते थे, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते थे या कोई भी ऐसा एक्शन ऑर्गेनाइज कर सकते थे, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, ओके। चलिए, सो लेट्स गो फर्दर। आगे अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका के अंदर, तो उससे पहले आपके लिए क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे तड़कता भड़कता जलता हुआ क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच ऑर्गेनाइजेशन सर्व्ड एज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। हमने अभी अभी डिस्कस किया है, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है। चलिए बताइए, आईएनसी, बीजेपी, सीपीआईएम या फिर एएनसी। आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5। तो 5 सेकंड्स यहाँ पे खत्म होते हुए आपके, और 5 सेकंड्स के बाद आपको आंसर देना है सीधा सीधा कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। पहले नेल्सन मंडेला से तो मुलाकात कर लीजिए। बच्चे, नेल्सन मंडेला की कहानी जो है, उनकी ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में लिखी हुई है। आप सबने शायद इंग्लिश में चैप्टर पढ़ा भी होगा कभी ना कभी, ओके। सो नेल्सन मंडेला जो थे वो पहले तो एक आम नागरिक थे, एक आम सिटीजन थे हमारे और आपकी तरह, लेकिन व्हेन ही फेल्ट दैट कि उनके भाइयों के साथ गलत हो रहा है, भाई कौन? द नॉर्मल कंट्रीमैन, द ब्लैक पीपल, द कलर्ड पीपल। सो ही डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट द अपार्थाइड रेजिम, और इसका बहुत बड़ा प्राइस इनको पे करना पड़ा, राइट। बिकॉज इनके साथ साथ टोटल 8 लीडर्स थे जिनको अरेस्ट किया गया था ऑन द चार्जेस ऑफ ट्रीजन, दैट इज बिट्रेइंग द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के साथ धोखाधड़ी, गद्दारी करने के। इन्होंने सरकार के साथ कुछ नहीं किया था ऐसा, इन्होंने सिर्फ उनको प्रोटेस्ट किया था, एंड उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट, इनको उम्र कैद की सजा हुई थी 1964 के आसपास, फॉर डेयरिंग टू अपोज द अपार्थाइड रेजिम इन द कंट्री, है ना। तो काफी साल तक इनको सजा हुई, 28 साल की सजा सुनाई गई थी टोटल। एंड 2013 में नेल्सन मंडेला की डेथ हुई है। तो दिस इज समथिंग जो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, राइट। तो मूविंग ऑन फर्दर, चलिए आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ यहाँ पे मैं कि नेल्सन मंडेला को जो लाइफ इम्प्रिजमेंट है वो कौन सी ईयर में दिया गया था। सो आपके पास 4 ऑप्शन है, 1945, 64, 84, 1963। आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। खत्म भाई। चलो जल्दी से क्वेश्चन बॉक्स आंसर कर दो कमेंट सेक्शन में, हम चलते हैं हमारे अगले प्रोसेस पे। तो बच्चे देखिए हुआ क्या कि
जब नेल्सन मंडेला वगैरह को अरेस्ट किया गया, जो प्रोटेस्ट थे, जो विद्रोह थे, जो आंदोलन थे, वो बहुत ज्यादा बढ़ गए साउथ अफ्रीका के अंदर। हालांकि प्रोटेस्ट लीगल तो अलाउड थे नहीं, लेकिन लोगों ने ब्रेक किया लॉस को। एंड व्हाइट्स को समझ में आ गया दैट वी कैन नॉट नो लॉन्गर यूज फिजिकल फोर्सेस टू सप्रेस द ब्लैक पीपल। तो जितने भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉस थे उनको रिपील किया गया, उनको हटाया गया। बट जो पॉलिटिकल पार्टीज पे बैन लगा था, एसोसिएशंस पे बैन लगा था, उसको हटाया गया। एंड मीडिया को भी फ्रीडम प्रोवाइड किया गया, राइट। फाइनली जो अपार्थीड गवर्नमेंट था, दैट केम टू एन एंड ऑन द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994, और एक नई सरकार बनी जो कि डेमोक्रेटिक थी और मल्टी रेशियल थी, यानी कि इसमें व्हाइट्स भी थे, ब्लैक्स भी थे, कलर्ड पीपल भी थे और इंडियंस भी थे, ठीक है। तो दिस इज हाउ द थिंग्स वर। चलिए, तो एक नया डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका बना, तो ब्लैक लीडर्स ने अपने बाकी ब्लैक साथियों से अपील की कि प्लीज व्हाइट्स के साथ कुछ गलत मत करिएगा। हम मानते हैं कि उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अगर हम भी वैसे ही करेंगे, then there will be no difference between them and us. So it's very important, forgive all the atrocities, all the sufferings that what they have given to you and what the crimes they have committed. So let's forgive them and let's make a new South Africa. That was the promise made by the people of the black people to the whites, that they are not going to torture them, that they are not going to take away the private properties or their assets or anything. And that's how a beautiful South Africa came into emergence. So after 2 years of discussions and debate, guys, finally one of the finest constitutions in the world was framed. That is the Constitution of the Republic of South Africa. And this constitution gave rights to the citizens, and you can say that such really amazing rights that can be there to any citizen in any country in the world, राइट। सो एक बहुत ही बेहतरीन संविधान यहाँ पे बन के आया। यहाँ पे वर्कर्स को राइट दिए गए, लोगों को राइट्स दिए गए, और एक प्रॉपर जबरदस्त वाला कंट्री जिसको हम कहते हैं आरएसए, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, वो यहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए, तो अब आपको ये बताना है जो हमारा अपार्थीड सरकार था वो कौन से डेट को एंड अप हुआ था। चलिए, तो आपका समय ऑलरेडी शुरू होता है अब। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, ठीक ठीक 5। क्या बात है। सो आपके 5 सेकेंड से यहाँ पे खत्म होते हैं आप, एंड जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा। हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला को बच्चे रॉबिन आइलैंड रखा गया था। रॉबिन आइलैंड बड़ी खतरनाक प्रिजन थी जहाँ पे बहुत खतरनाक लोगों को रखा जाता था। हालांकि दिस नेल्सन मंडेला पर्सन वाज नॉट खतरनाक, ही वाज अ पेट्रियट, ही वाज अ पर्सन हु वाज फाइटिंग फॉर द जस्टिस, एंड दैट इज द प्राइस ही हैज टू पे, ठीक है। 28 साल के बाद उनको रिलीज किया गया रॉबिन आइलैंड प्रिजन से, एंड दिस इज हाउ द थिंग्स वर देयर, राइट। चलिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि कितने सालों के बाद नेल्सन मंडेला को प्रिजन से रिलीज किया गया। 24, 26, 28 या 30। टाइम स्टार्ट्स नाउ। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, अब्राकडाब्रा, टिक टिक 5। चलो, तो कमेंट सेक्शन में आपने आंसर करना है। यहाँ पे मैंने बॉम्ब फोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है, खुशी में साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है। तो आप लोग जल्दी से बताओ मेरे को आंसर इन द कमेंट बॉक्स। हम चलते हैं नैया के उस पार, यानी कि अगले क्वेश्चन पे। नेल्सन मंडेला को बेटा कौन सी जेल में रखा गया था, बताइए। रॉबिन आइलैंड में, वेलेंशिया आइलैंड में, अर्जन आइलैंड में या पिटी आइलैंड में। आपने क्वेश्चन नंबर के आगे ऑप्शन जरूर डालेगा, ठीक है जी। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का सपोज करो आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सो क्वेश्चन 6 आगे लिखना डी, तो मुझे पता चल जाएगा कि तुमने ये वाला आंसर किया हुआ है, ठीक है। चलो, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछने वाला हूं यहाँ पे। आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। वी हैव वन मोर क्वेश्चन। टर्म गिवन टू द पीपल ऑफ द मिक्स रेसेस, जो मिक्स रेसेस के लोग रहते थे साउथ अफ्रीका में, उनको हम क्या बुलाते थे? ब्लैक्स, कलर्ड पीपल, नीग्रोज या फिर नन ऑफ दिस। चलिए, तो आपका समय शुरू होता है अब। आबरा का डाबरा 1, डाबरा 2, डाबरा 3, डाबरा 4 या आब्राकडाब्रा 5। चलिए भाई, तो यहाँ पे फिर से मैंने एक बॉम्ब फोड़ दिया आपकी खुशी में। आप बहुत अच्छे आंसर यहाँ पे करोगे ना। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपने करना है कमेंट बॉक्सेस के अंदर, एंड हियर वी गो, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई मीन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, राइट। सो ये तो हमने अभी पढ़ाई की, हमने बात की हमारे साउथ अफ्रीका के संविधान के बारे में, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, राइट। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हमारे भारतीय संविधान के बारे में, बिकॉज जब तक इंडिया की बात नहीं हुई तो क्या बात हुई, है ना। चले, तो बच्चों अगर हम बात करें भारतीय संविधान के बारे में, तो पहली बात तो ये जानना जरूरी है दैट व्हाई डू वी इवन नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। भाई, हमको संविधान की जरूरत भी क्यों है? देखो, नंबर बहुत सिंपल है समझना। बेटा, अगर आपने गली क्रिकेट खेला है, ठीक है, तो आपको पता है उस गली क्रिकेट के अंदर एक अंपायर खड़ा होता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, हम लोग लड़ लेते हैं। हम लोग अगर आउट हो जाते हैं पहली बॉल पे तो हम कहते हैं फर्स्ट बॉल है, ट्राई बॉल है, ट्राई बॉल है, हम आउट नहीं मानते, है ना। जिसका बैट होता है वो बैटिंग पहले करता है ना। अगर ज्यादा टाइम हो रहा होता है और आपकी बैटिंग आने के चांसेस नहीं होते, ठीक है, आपको फील्डिंग करना पड़ रहा होता है, शाम हो रही होती है, तो आप क्या करते हो? बॉल बहुत दूर मारते हो, बॉल खो जाती है, मैच बंद हो जाता है।
बट ऐसी चीजें एक देश में नहीं हो सकती, है ना। तो देश को चलाने के लिए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए। ठीक उसी तरीके से जैसे इंटरनेशनल लेवल पे जो मैचेस होते हैं, वर्ल्ड कप्स एंड ऑल, आईपीएल एंड, वहां पे जो एम्पायर होता है उसके डिसीजंस को सब लोग मानते हैं एंड एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है। तो उस एम्पायर का वहां पे खड़े होने का मतलब है टू बिल्ड अ ब्रांड ऑफ ट्रस्ट। ऐसे ही बच्चे जो हमारा देश का संविधान है, हम लीडर्स के बीच में, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो देश के सिटीजन हैं, उनके बीच में कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना जिसपे लोग ट्रस्ट कर सके, भरोसा कर सके। सो बेटा ये वही ट्रस्ट जनरेट करने का काम करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। सो वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, वी नीड अ पार्लियामेंट वेयर दिस इज बिकॉज it generates our trust. So why do we need a constitution? Number one point, it generates a degree of trust and coordination. Second, it tells the how the government will be constituted or formed. सरकार कैसे बनेगी, किसके पास पावर होगी डिसीजंस लेने की। थर्ड, इट लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, ये सरकार की पावर को नियंत्रित रखता है, लिमिट कर देता है। एंड टेल दैट व्हाट आर द राइट्स ऑफ द सिटीजंस। एंड द लास्ट पॉइंट गाइस, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस, एक लोगों के जो नीड्स एंड विशेस हैं उनको एक्सप्रेस करता है, बताता है कि लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं सरकार से, एक देश से। ये सारी चीजें आपको बताने वाला कौन है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए भाई, अब अगला क्वेश्चन आता हुआ यहाँ पे आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का, कि व्हाट लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की पावर को क्या लिमिट कर सकता है। प्रीएम्बल, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशन। कम ऑन, चार ऑप्शन से आपका समय शुरू होता है। आप कंप्यूटर जी फटाफट से टाइमर ऑन किया जाए। चिक चक, 1 2 3 4 5, जड़ांग खत्म, टाइमर खत्म हो गया भाई। चलो 5 सेकंड आपके यहाँ पे खत्म होते हैं। देखते हैं कंप्यूटर जी कौन सा ऑप्शन होने वाला है यहाँ पे बिल्कुल सही। तो देखिए जितने बच्चों ने यहाँ पे सही जवाब दिया उनके लिए बहुत बहुत तालियां, आप जीत चुके हैं बिल्कुल 5 रुपए मेरे साइड से, जो मैं कभी दे दूंगा अगर मेरा मन किया तो। ठीक है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बच्चे वो आप लिखेंगे मेरे को कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो देखते हैं किस बच्चे का आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही होने वाला है एट द एंड ऑफ द क्विज, एट द एंड ऑफ द टॉपिक। चलिए तो बात कर लेते हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग की। भारतीय संविधान के बनने में क्या क्या चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला तो भारत को एक बड़ा प्रॉब्लम था, दैट इज पार्टीशन का प्रॉब्लम। यानी इंडिया और पाकिस्तान जब बने बेटा, तो इंडिया और पाकिस्तान का जो डिवीजन हुआ था दैट वाज ऑन द रिलीजियस बेसिस, कम्युनल बेसिस, हिंदू एंड मुस्लिम्स के बीच में। सो इंडिया कैन नॉट अफोर्ड एनी मोर पार्टीशन। तो हमको एक संविधान, एक ऐसा संविधान बनाना है जहां पे जितने भी माइनॉरिटीज हैं, जितने भी अलग अलग रिलीजन्स एंड कल्चर्स हैं, दे हैव द प्रॉपर राइट्स। ओके, मूविंग ऑन फर्दर, द प्रॉब्लम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिशर्स बहुत नालायक लोग थे जब ये इंडिया को छोड़ के जा रहे थे। सो भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टेट्स दैट वर रूल्ड बाय द इंडिविजुअल प्रिंसेस और द इंडिविजुअल किंग्स। ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली रूल करते थे यहाँ पे। Now point is, Britishers ने इनको बोला that you guys have the freedom to join India और पाकिस्तान, और even you guys can remain independent। अगर आपको इंडिपेंडेंट रहना है, स्वतंत्र रहना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। बच्चे अगर अगर ऐसा होता बच्चों, फिर तो इंडिया बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है ना। सब तो कितना बेकार लगता है कि आप सोच सकते हो मतलब कि हरियाणा में रूल ही नहीं चल रहा है इंडिया का, सो तो गड़बड़ मामला हो जाता है। सो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के यूनियन के अंदर लेके आना बहुत बड़ा चैलेंज था ये भी एक। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है जो इंडिया को सॉल्व करने थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सॉल्व को बनाते टाइम ध्यान में रखने थे। ठीक है, और प्रिंसली स्टेट्स को भी हम इस तरीके से राइट्स प्रोवाइड करें जिससे कि उनको भी लगे कि हाँ भाई भारत को ज्वाइन करना बिल्कुल प्रॉफिटेबल चीज है। तो ये दो बड़े बड़े रीजन है। अगर आपसे कभी पूछता है कि व्हाट वर द प्रॉब्लम्स इन द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आप इनको लिख सकते हैं। पाथ टू द कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर 1, नेहरू रिपोर्ट। बट ये साइमन कमीशन भारत के अंदर, अगर आपको याद है 1927 से 28 के बीच में साइमन कमीशन यहाँ पे आता है। ठीक है, 2 से 3 बार आया था। तो इसको हमने पहली बार में ही बॉयकॉट कर दिया था बिकॉज इट हैड नो इंडियन मेंबर्स। तो साइमन कमीशन को भेजा गया था भारत के अंदर इन ऑर्डर टू डिसाइड फॉर अ एडमिनिस्ट्रेटिव फ्यूचर ऑफ इंडिया, भारत के एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस करने के लिए। साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था 1928 तक। ठीक है, तो उसमें उन्होंने बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे बताए थे जो इंडियंस को पसंद नहीं आया बिकॉज इंडियंस वर नॉट देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन दिस थिंग्स कमीशन। तो इसकी ऑपोजिशन में मोतीलाल नेहरू जी ने अपना एक रिपोर्ट प्रिपेयर किया। सो जो नेहरू रिपोर्ट था 1928 में जो आया था, सो बच्चे इट वाज काइंड ऑफ अ प्रीकर्सर टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने रिजर्वेशन के पॉइंट्स यहाँ पे डाले थे, इन्होंने प्रोविंशियल स्टेटस के पॉइंट्स डाले थे। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नेहरू रिपोर्ट की आज के मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कराची का जो सेक्शन है वो भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिस्कस किया गया था that how will a future constitution of India would look like. So Karachi session of 1931 is again very important. And the last point guys, the government of India Act 1935.
बच्चे 1937 के अंदर जो हमारी उस जमाने में जो असेंबलीज हुआ करती थी, जिनको हम प्रोविंशियल असेंबली कहते हैं, जैसे समझ लीजिए आज के मॉडर्न टाइम में आपकी लोकसभा हो गई, आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, ठीक है। तो बच्चे ये जो क्या कॉन्सेप्ट आया आपका लोकसभा का, राज्यसभा का, असेंबली का, काउंसिल का, इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को, ठीक है। तो देखते हैं एक बार कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या था, लेकिन उससे पहले आपको मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे दे देता हूँ, है ना। तो अगला क्वेश्चन आता हुआ कौन बनेगा जबरदस्त वाला चैंपियन से। तो कराची सेशन जो था कांग्रेस का वो कौन से ईयर में हुआ था, हमने जस्ट अभी डिस्कस किया यहाँ पे 1936, 1916, 1915 या 1931। आपका समय शुरू होता है अब। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4 और हो गया भाई टिक टिक 5। चलिए टिक टिक 5 यहाँ पे हो चुका है, यानी कि 5 सेकंड्स आपके खत्म हो चुके हैं। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना था, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को नोट डाउन भी कर सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन आंसर तो फिर पता ही है ना, यहाँ पे अपना आप सिर्फ अपने आंसर्स नोट डाउन कर सकते हैं। एक पेन एंड पेपर लेके क्वेश्चन नंबर डालिए, अपना आंसर नोट डाउन करते जाइए, तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा एक साथ कॉमेंट करना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बच्चे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है क्या, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो इसका एम था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बता रहा हूँ, एनसीईआरटीज में नहीं है, गिवन नहीं है ठीक से, तो मैं आपको यहाँ पे डिटेल बता रहा हूँ। इसका एम था टू मेक फर्दर प्रोविजंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो सरकार जो भारत के अंदर रूल कर रही थी अंडर द ब्रिटिश यूनियंस, ठीक है। सो टेरिटोरियल एक्सटेंट, जो टेरिटरीज हैं ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर, उनको बढ़ाना। पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम यूके ने इस एक्ट को पास किया था। रॉयल एसेंट मतलब महारानी जी का जो सिग्नेचर या ओके है, अप्रूवल है, वो 24 जुलाई 1935 को मिला था। फाइनली इसका जो कमेंसमेंट हुआ था या बिगनिंग हुआ था भारत के अंदर, वो 1 अप्रैल 1937 से हुआ था, ठीक है। क्योंकि सिंस ये एक्ट ऑलरेडी बन के पास हो गया था 1935 में, इसलिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 इसको बोलते हैं, 37 नहीं बोलते, ठीक है। 37 से इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया था। एंड 26 जनवरी 1950 जब भारत का रिपब्लिक डे है जिस दिन, उस दिन हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को हटा दिया था, रिपील कर दिया था, मींस रिमूव कर दिया था, ठीक है। चलो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने क्या किया, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो एक्ट था इसने बच्चे पावर्स को डिवाइड कर दिया सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में। अगर आप आज भी देखें तो भारत के जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें पावर्स को बहुत ही क्लियरली डिवाइड किया गया है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल यानी कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और आपकी कॉन्करेंट लिस्ट में, है ना। सो जो लिस्ट में डिवीजन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है आपका आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो 3 लिस्ट बनाई गई थी, ठीक है। फेडरल लिस्ट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिस पे रूल करेगी, प्रोविंशियल लिस्ट जिस पे स्टेट गवर्नमेंट रूल करेगी जनरल, एंड कॉन्करेंट जिस पे दोनों लॉज बना सकते हैं, ठीक है। सो आज के टाइम पे अगर हम देखें, वी हैव द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट पे दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी लड़ाई होता है या प्रॉब्लम होता है, तो उस केस में सेंट्रल ने जो लॉ बनाया है बेटा, दैट इज गोइंग टू प्रिवेल। तो आपको ध्यान से यहाँ पे समझ लेना है, अच्छे से यहाँ पे पढ़ लेना है। चलिए आगे अगर मैं बात करूं तो अगले बार मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो मैंने अभी अभी आपको कुछ बताया, हु कैन मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स गिवन इन कॉन्करेंट लिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नन ऑफ दीज या बोथ ए एंड बी। सो आपका समय शुरू होता है अब। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4 और टिक टिक 5। चलिए भाई, सो टिक टिक हो चुका है, यहाँ पे टिकटॉक मत बना देना, क्वेश्चन है सिंपल, गलत मत आंसर कर देना, ठीक है जी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से आंसर करिए इन द कमेंट बॉक्स। हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, बात करते हैं बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया की। 1950s तक जो भारत का लिटरेसी रेट रहा होगा करीब 17-18% था अप्रोक्सीमेटली। ऑब्वियसली बात है, इंडियन पीपल को इतनी समझ नहीं थी कि वो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएं। तो जो हमारे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थे, प्रोविंशियल असेंबलीज थी, उनसे जो ही उन्हीं के थ्रू बच्चों हम लोग ने लीडर्स को अपॉइंट किया, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट किया, और उन्होंने आगे जाके एक ग्रुप बनाया, ऑफिशियल ग्रुप जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम था भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करना, डिजाइन करना। इसके अंदर एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिसके चेयरमैन अंबेडकर साहब थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इस ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था एक पूरा प्रॉपर ब्लूप्रिंट तैयार करना, एक प्रॉपर कह सकते हैं हिंदी में प्रारूप बनाना कि कैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिखने वाला है, या क्या क्या चीजें, क्या क्या इंप्लीमेंट्स होने चाहिए। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इन ऑल टुगेदर काम था पूरे भारत के संविधान को ड्राफ्ट करना, ठीक है। स्टार्टिंग में तो आप कह सकते हैं कि इंडिया एंड पाकिस्तान का असेंबली एक साथ हमने स्टार्ट किया था, लेकिन फिर क्या हुआ, इंडिया एंड पाकिस्तान का डिवीजन हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड हो गई, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। तो पहली बार इलेक्शंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स अपॉइंट करने के लिए जुलाई 1946 के अंदर, और जो पहली मीटिंग हुई थी वो आपकी हुई थी दिसंबर 1946 में, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जो कंट्री थी वो डिवाइड हो गई इंडिया पाकिस्तान में, तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो भी डिवाइड हो गई ऑफ असेंबली ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान।
ठीक है। चलिए, तो फाइनली 299 मेंबर्स थे जिन्होंने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान मिलजुल करके बढ़िया सा बना करके यहाँ पे लिखा है। ठीक है जी। चलिए, तो अगले आपके पास क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब हुए थे? जल्दी बताइए भाई, जो इलेक्शंस थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो कब हुए थे? आपको फटाफट से बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टिक टिक ए, टिक टिक बी, टिक टिक सी, टिक टिक डी, टिक टिक ई। चलिए, तो 5 सेकंड्स आपके यहाँ पे खत्म होते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर एंड लेट्स मूव ऑन फर्दर, आगे चलते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं प्रियम्बल को लेकर के, सब प्रियम्बल क्या चीज है। ठीक है, सो प्रियम्बल बच्चे एक छोटा सा आप समझ लो, जैसे कि आप बुक खरीदते हो कभी भी नहीं, तो उस बुक का एक प्रीफेस होता है, उस बुक का एक समरी होता है कि हम इस बुक में ये चीजें बताने वाले हैं, तो आपका क्यूरियोसिटी बढ़ जाता है, वाह भाई क्या बात है, मजा आएगा। ठीक है, तो बेटा प्रियम्बल इज समथिंग लाइक दैट ओनली। प्रियम्बल कुछ ऐसा ही, इट्स अ शॉर्ट रिटन डॉक्यूमेंट जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी को बताता है, यहाँ पे गाइड करता है और हमें बताता है कि भाई जो हमारा संविधान है उसके अंदर हम क्या क्या चीजों पे बात करने वाले हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं हमारे प्रियम्बल को। बच्चे सिंपल सी बात है। सो प्रियम्बल कुछ इस तरीके से, दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरीन। सोवरीन का मतलब होता है कंप्लीट कंट्रोल। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बार बच्चे ध्यान नहीं देते, फिर आपको कंफ्यूजन होता है इसमें। सोवरीन का मतलब होता है कंप्लीट कंट्रोल, दैट मींस इंडिया हैज द कंप्लीट राइट्स टू टेक डिसीजंस रिलेटेड टू इट्स ओन कंट्री। यानी कि कोई भी फॉरेन कंट्री आकर भारत को नहीं बता सकता कि आप ये करिए या वो करिए। इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स पूरी तरीके से भारत के हाथ में। सोशलिस्ट, बेटा ये इकोनॉमी के टर्म्स में ज्यादा बढ़िया बैठता है। सोशलिज्म या सोशलिज्म बच्चे फोकस करता है ऑन एन इकोनॉमी दैट इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। फिर गवर्नमेंट शुड फुलफिल द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ द पीपल either at a free of cost basis or either at a very affordable cost। तो ये जो सोशलिस्ट वाला फीचर हमने रशिया से उठाया हुआ है और अपने इकोनॉमी में हम इसको अप्लाई करते हैं। तो अगर आपने देखा होगा कि हमारे देश के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर जिसको हम बोलते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह, जिसके पीछे पूरा इंडिया पागल है। तो बच्चे जो गवर्नमेंट जॉब्स या गवर्नमेंट सेक्टर है, ये आपका सोशलिस्ट पॉलिसी का ही रिजल्ट है। यानी भारत के अंदर जो बेसिक जरूरतें हैं वो हमारी सरकार पूरी करती है भारत के लोगों के लिए एंड एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। ठीक है, चलिए, सो सेक्युलर की बात कर लेते हैं। दैट इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू इंटरफेयर इन एनी रिलीजन। भारत के अंदर आपको कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करने का पूरा फ्रीडम है, अपने रिलीजियस प्लेसेस बनाने का बिल्कुल फ्रीडम है एंड कोई भी आपको मना नहीं करने वाला। यू हैव द फ्रीडम टू फॉलो योर कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस एंड जो सरकार है दैट इज नॉट गोइंग टू इंटरफेयर इन दैट। डेमोक्रेटिक की बात कर लेते हैं, दैट इज हमारा भारत एक लोकतंत्र है, वेयर पीपल हैव द राइट टू चूज देयर लीडर्स। एंड रिपब्लिक का मतलब होता है जो भारत के हेड ऑफ द स्टेट है, यानी कि जो भारत के फर्स्ट सिटीजन है, भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ही इज एन इलेक्टेड पर्सनालिटी। वो एक इलेक्टेड पर्सनालिटी है, इलेक्शंस के थ्रू उनको चूज किया गया, वो हायरार्कियल नहीं है। ठीक है, तो जरूरी नहीं बेटा कि कोई भी रिपब्लिक कंट्री डेमोक्रेटिक ही हो, लेकिन अगर ये डेमोक्रेटिक देश है तो रिपब्लिक जरूर होने वाला है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है जो कंट्री रिपब्लिक हो डेमोक्रेटिक भी हो। रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। रिपब्लिक का सिंपल मतलब होता है कि अगर जो आपके हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड है, वो हायरार्कियल नहीं है। क्योंकि जो मोनार्की होता है उसमें राजा वाला जो रूल होता है, वहां पे क्या होता है, राजा के बाद उनका बेटा राजा बन जाता है। बट रिपब्लिक में ऐसा नहीं होता। रिपब्लिक में अगर आपका प्रेसिडेंट है वो हटता है तो उसकी जगह कोई और होता है। ठीक है, वो इलेक्शंस के थ्रू पॉसिबल होता है। ठीक है, तो रिपब्लिक, a country can be republic but it's no surety that a country which is republic will also be democratic। जैसे चाइना, वो देख लीजिए, चाइना बेटा रिपब्लिक है लेकिन कम्युनिस्ट कंट्री। ठीक है, वहां के प्रेसिडेंट को आप इलेक्शंस के थ्रू चूज करते हो लेकिन वो फॉलो कम्युनिज्म करते हैं, वो डेमोक्रेसी फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें हो जाती हैं यहाँ पे। जस्टिस की बात करते हैं तो बच्चे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फील्ड में जस्टिस यानी कि न्याय हर एक का अधिकार है। लिबर्टी हमको हर चीज बोलने की, थॉट की, एक्सप्रेशन की, लिबर्टी टू फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिसिंग एनी फेथ, एनी रिलीजन, है ना। तो अपने फ्रीडम टू फॉर्म प्रोटेस्ट, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, इन सारी चीजों की लिबर्टी हमको दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। हम वी आर इक्वल गाइस बिफोर द लॉ, इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। यानी कि अगर एक मैन एंड वीमेन सेम काम कर रहे हैं तो उनको भी इक्वल सैलरी मिलना चाहिए। इक्वालिटी चाहे सोशल स्फीयर में हो, चाहे जॉब स्फीयर में हो, चाहे इकोनॉमिकल स्फीयर में हो, तो हर तरीके से भारत का संविधान कहता है कि भारत के सिटीजन इक्वल हैं। इट डजंट मैटर वो अमीर है, वो गरीब है, वो जैसे भी हैं, बट इक्वल है। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है दैट मींस वी शुड मेक श्योर कि हम लोग मिलजुल करके भाईचारे के साथ, यूनिटी के साथ रहेंगे। फ्रेटर्निटी मींस ब्रदरहुड, भाईचारा। ठीक है, तो वी एक्सपेक्ट दैट वी इंडियंस आर गोइंग टू लिव इन परफेक्ट हार्मनी एंड पीस विद ईच अदर। तो 26 नवंबर 1949 को हमने इस प्रियम्बल को, हमने इस संविधान को एक्सेप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, लेकिन हमने इसको फाइनली एनफोर्स किया है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और किसी को पता है कि ऐसा क्यों है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
ठीक है, और नहीं पता तो मैं अपने अगली क्लास में फिर से आपको इस चीज को बताऊंगा। हालांकि मैंने बहुत बार बताया होगा ऐसा क्यों होता है, बट फिर भी आई वुड लाइक यू गाइस टू आंसर द क्वेश्चन। चलिए, इसी बात पे मैं आपसे अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पुट अप करता हूँ। दैट्स क्वेश्चन नंबर 12 विद अस। एंड क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दैट इज नोन एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की आत्मा हम किसको कहते हैं? स्क्रैम्बल को, गैम्बल को, प्रियम्बल को, या फिर मेमोरेंडम को? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, मैंने आपको अभी भी पढ़ाया हुआ है बिल्कुल एकदम बढ़िया डिटेल तरीके से। हमने एक एक वर्ड इस चीज का एक्सप्लेन किया। एंड आप बताओ फटाफट से आपके लिए आंसर है। चलिए, तो आपका समय शुरू होता है। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4 और टिक टिक 5। चलिए, तो यहाँ पे 5 टिक 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 टॉक कर दिया मैंने। ठीक है, टिक टॉक टिपी टिपी टॉक सब कर दिया यहाँ पे। तो जल्दी से तुम लोग आंसर कर दो इन द कमेंट सेक्शन। हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। चलिए, सो आगे बढ़ते हुए मैं आज का लास्ट टॉपिक यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। दैट इज इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। बहुत सारे बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं इंस्टीट्यूशनल डिजाइन के अंदर। एंड मैं आपको बताता हूँ बच्चे की इंस्टीट्यूशनल डिजाइन क्या चीज होती है। बेसिक सी बात है बच्चों, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इज नॉट जस्ट अ रिटन बुक, इट्स एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स। यानी कहने का मतलब ये है बच्चे, सिंपल शब्दों में, सरल शब्दों में, कि बेटा जो हमारा संविधान है वो वर्क करता है इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी के थ्रू। और डेमोक्रेसी के अंदर जो आपके प्रोफाइल्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, चीफ मिनिस्टर है, लोकसभा है, राज्यसभा, इनको हम इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि हमारे संविधान को अपडेट करना भी बहुत जरूरी है। और अपडेट कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। सो व्हेन यू इंट्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, और इसका प्रोविजन दिया हुआ है भारत के आर्टिकल नंबर 368 में। भारतीय संविधान के अंदर जो आर्टिकल नंबर 368 है, जो हिंदी में पढ़ते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, अनुच्छेद 368। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि अगर संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बच्चे, इफ यू वांट टू मेक एनी काइंड ऑफ चेंजेस, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? तो पार्लियामेंट ही कर सकता है, पार्लियामेंट के पास पावर है इसकी। So like any constitution, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, it also tells a proper procedure how to choose the government of a country। किसको क्या क्या डिसीजन लेना, वो सब कुछ इंस्टीट्यूशन में दिया हुआ है। ठीक है, and it also puts the limits in the powers of the government। ठीक है, by providing the rights to citizen, and so that अगर ये राइट वायलेट होता है तो आप कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं। मूविंग ऑन फर्दर, आपके लिए एक और क्वेश्चन है कि अगर कोई भी चेंज हम करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको हम क्या कहते हैं? अमेंडमेंट, एक्सट्रेडिशन, कॉन्स्टिट्यूशन, या नॉन ऑफ दीज? कम ऑन गाइस, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। तो कोई भी ऐसा चेंज हम करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग, गुड। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। तो आई थिंक आपने आंसर कर दिया होगा। चलो फटाफट से। अच्छा, इस बार टिक टिक 1 2 3 4 5 करना मैं भूल गया, तो आप आंसर कर दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। और अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं, अभी क्वेश्चंस बाकी हैं भाई। हाँ, आपका चैप्टर जरूर खत्म हो गया। तो अगर वीडियो में मजा आया बच्चे पढ़ने में, एकदम क्विक रिवीजन करने में, तो थम्स अप जरूर मारना चार्ट पे। ठीक है, तो अनअकैडमी बच्चों आपके लिए एक बढ़िया बेहतरीन वाला सब्सक्रिप्शन देता है, इसको हम प्लस सब्सक्रिप्शन कहते हैं, जिसमें बच्चे आपको टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, आपको लाइव लेक्चर्स होते हैं, आपके डाउट सॉल्विंग होते हैं, आप टीचर से इन क्लास बात कर सकते हो, अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो, है ना। पूरा यहाँ पे सिलेबस को हम पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके हम आपको पढ़ाते हैं, तो आपके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत इजी हो जाता है। एंड वी आल्सो गिव यू द स्टडी नोट्स, वी हैव द प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट, वीकली क्विजेस, लाइव क्विजेस, ऐसे सारे बेहतरीन फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट ऑफ जस्ट 1125 गाइस। और सीके 01 के साथ आपको यहाँ पे और एडिशनल 10% का ऑफ मिल जाएगा। मूविंग ऑन फर्दर, जिनको लाइफ में थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा चाहिए, तो उनको प्लस के बेनिफिट्स के साथ यहाँ पे हम पर्सनल अटेंशन और ज्यादा डिटेल में दे रहे हैं। यानी कि आपको पर्सनल मेंटोर मिलता है, जहाँ पे आप 1-to-1 गाइडेंस ले सकते हो उनसे। यू आल्सो हैव अ 1-to-1 लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस। कैन यू इमेजिन दैट? अलग ही प्रीमियम फील है भाई। ठीक है, वीकली रिपोर्ट कार्ड्स हम आपको यहाँ पे देते हैं ताकि आपको अपनी परफॉर्मेंस पता चल सके। वी आल्सो हैव द पेरेंट टीचर्स मीटिंग, ताकि आपके लाइफ का जो थ्रिल है वो बना रहे। एंड वी आल्सो हैव द स्टडी प्लान इज गिवन टू यू गाइस। तो जितने बेनिफिट्स हैं आपके प्लस के, उसके साथ साथ बच्चे आपके अनअकैडमी आइकॉनिक के बेनिफिट्स और एनहांस हो जाते हैं। पर प्राइस यहाँ पे बहुत ज्यादा एनहांस नहीं हो रहा है। यानी प्लस की फीस की, पर मंथ की फीस में, अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं प्लस का, तो वहां आपको 1000-1100 के आसपास पड़ रहा है। यहाँ पे बस आपको 2100 के आसपास पड़ेगा एक साल का, पर मंथ की कॉस्ट बता रहा हूँ, पर मंथ ईएमआई। उसमें भी अगर 10% ऑफ चाहिए तो सीके 01 लगा देना, और कम हो जाएंगे भाई। तो आप समझ सकते हो बच्चे, इतना सस्ता आप पढ़ पा रहे हो, इतना जबरदस्त आप पढ़ पा रहे हो। और ये उन बच्चों के लिए जो लाइफ में थोड़ा ज्यादा प्रीमियम चाहते हैं। ठीक है, और बाकी आप प्लस के लिए भी जा सकते हो बच्चे। सो बट आइकॉनिक में थोड़े से फीचर्स ज्यादा है। ठीक है, दैट इज 1-to-1 वाला जो डिटेलिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। So anyone can be a subscriber on Unacademy. We don't ask you to pay the entire fees in full amount, guys. आप पार्ट्स में पे करिए, आप जीरो कॉस्ट ईएमआई में ऑप्ट कर लीजिए, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना, आप आराम से पर मंथ अपनी फीस देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं।
क्या स्पेशल क्लासेस जरूर से ज्वाइन करिए, तो मैं आपकी स्पेशल क्लासेस लेने वाला हूँ कल मोस्ट प्रॉब्ली, उसको ज्वाइन करिएगा। ठीक है, सो हम लोग वहाँ पे क्विज करेंगे, बातें करेंगे बहुत सारी, आई मीन एजुकेशनल वाली टॉपिक रिलेटेड मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप अपनी क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। एंड ये हमारे कुछ बैचेस चल रहे थे बच्चे 11 अक्टूबर से यहाँ पे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, एसएसटी, फ्रेंच, ऐसे सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आपको। और ये हमारे कुछ बैचेस स्टार्ट हुए हैं यहाँ पे 18 अक्टूबर से। ये क्लास 10 के आपके कोई फ्रेंड्स हैं उनको जरूर से बताइएगा कि माँ मैथ साइंस एसएसटी का केस स्टडी बैच चल रहा है, एडवांस मैथ्स मैराथन बैच चल रहा है, जहाँ पे हम रिफ्रेशर प्लस एनसीईआरटीज कवर करा रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ बच्चे आपके लिए भी बहुत सारे स्पेशल बैचेस चल रहे हैं अनअकैडमी क्लास 9 के ऊपर, तो जरूर से आइए बैचेस को एनरोल करिए प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। साथ ही साथ 25 अक्टूबर यानी कि आज के खत्म होने से पहले अगर आप प्लस आइकॉनिक ले लेते हो तो बेटा आपको यहाँ पे क्रिएटिव कॉर्नर, आपको सीबीएसई सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, 4 महीने, 6 महीने और 8 महीने के लिए डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ सब्सक्रिप्शन। मिनिमम 1 साल का अगर आप लेते हैं तो 4 महीने के लिए आपको यहाँ पे फ्री मिल जाएगा, कोई एडिशनल कॉस्ट आपको पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और लेकिन ये पहले 500 सब्सक्राइबर्स के लिए ही वैलिड है, हालांकि वो 10% भी आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, याद रखना बच्चे इस चीज को। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो बच्चे भाई सीबीएसई के साथ साथ यहाँ पे अपने 9 10 के साथ साथ जेई पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनके लिए कंप्लीट कॉम्बो ऑफर है यहाँ पे। ठीक है, बहुत सिंपल है बच्चे, कंप्लीट कॉम्बो ऑफर आपको मिल रहा है ओनली फॉर 68,682। दैट मींस अपना सीबीएसई भी एकदम जबरदस्त वाला क्रैक करो, साथ ही साथ जेई में भी रैंक बेहतरीन क्रैक करो। ठीक है, तो प्राइस काफी स्लैश डाउन हो चुका है यहाँ पे, तो जल्दी से, सिर्फ 500 सीट है बच्चे यहाँ पे, 500 सब्सक्राइबर्स हैं, तो जल्दी से आ जाओ। और जिन बच्चों को मेडिकल में जाना है, बीच में खत्म हो गया था मेडिकल वाला हमारे पास, तो वी हैव ब्रॉट इट बैक अगेन गाइस। तो मेडिकल में जिन बच्चों को पढ़ाई करनी है, मेडिकल की नीट एस्पिरेंट्स हैं जो, तो अपने सीबीएसई के साथ साथ बच्चों नीट की पढ़ाई प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं। प्राइस बहुत कम है, सिर्फ 64,483 फॉर द कंबाइंड कोर्सेज, राइट, बट वैलिड फॉर ओनली पहले 500 सब्सक्राइबर्स। तो भाई जल्दी से जाओ, आपको देर ना हो जाए क्योंकि दिन बचा है बहुत ही कम। सो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, मैं थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पे बताया था कि अगर अमेंडमेंट करना होगा तो कौन से आर्टिकल को रेफर करेंगे, हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है गाइस, आर्टिकल 365, 368, 370 या 378, कम ऑन बताइए बड़ा बच्चे, बच्चों ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हमारा अंतिम प्रश्न है, जल्दी से बता दो, आपके लिए समय शुरू होता है अब। सो टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, Tick, tick, 5 and your time ends now guys, come on। तो 14 क्वेश्चंस के आंसर जिसने पूरे सही दिए होंगे कमेंट बॉक्स में, उसको मैं यहाँ पे फीचर करूंगा इन द कमिंग सेशंस गाइस, है ना। चलो तो भाई आज के सेशन को यहाँ पे थोड़ा सा देते हैं विराम, यानी पूर्ण विराम नहीं, मैं कल लेके आ रहा हूँ आपके लिए तड़कती भड़कती धड़कती हुई क्विज, तो उसको ज्वाइन जरूर से करिएगा शाम को 8 बजे बच्चे। एंड 10% ऑफ आप ले सकते हैं यूजिंग द कूपन कोड CBSE10, आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हैं, दैट इज CK01। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं बच्चे, तो अनअकैडमी आप अगर डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज वहां पे होती है बहुत ओपी लेवल की पढ़ाई, यानी बहुत सारे स्पेशल क्लासेस होते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो मेरा आप कोड डालेंगे CK01 तो आपको क्लासेस का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, तो ज्वाइन करिए जरूर से। एंड मूविंग ऑन फर्दर में अगर मैं बात करूं तो बच्चे अनअकैडमी के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट वीडियोस मैं यहाँ पे डालूंगा आपके लिए, सो दैट यू कैन रियली डू समथिंग अमेजिंग, है ना। तो ये सब बहुत बहुत सिंपल सी चीज है बच्चे, तो आप लोग जल्दी से बढ़िया तरीके से, जबरदस्त तरीके से आइएगा, मस्ती करते हैं, मजे करते हैं, पढ़ाई करते हैं। एंड वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू गिव मी अ थम्स अप गाइस, आपके डाउट्स क्लियर हुए तो प्लीज डू गिव मी अ थम्स अप, एंड क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में डाल देना, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड, है ना। चलिए तो कुछ बेहतरीन चीज की शुरुआत करते हैं यहाँ पे। टिल देन गाइस कीप ट्रैकिंग विद अनअकैडमी, तो मुझे अभी के लिए तो दो इजाजत, मिलता हूँ आपके साथ एक लाइव क्विज में, और कल शाम को 8 बजे दोबारा से, तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग गाइस अनअकैडमी, लेट्स crack it, like the video, share it with your friends, make sure if you're new to the channel, hit the subscribe button, press that bell icon so that you do not miss out on the updates. And this is me Kunal signing off for the evening guys, bye bye, take care, stay safe, stay happy, stay smiling, let's crack it.